हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा मैथ यानी कि गणित का रहेगा और ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, पिछली परीक्षाओं के आधार पर ये प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न जो है आपके एसएससी में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न जो है आपके रेलवे में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा और दोनों में जो मैथ का लेवल आता है तो वो बिल्कुल सेम आता है। तो याद रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका एग्ज़ाम रेलवे का है तो आपको दिल्ली पुलिस की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है मैथ की। ठीक है भाई, तो ये वीडियो दोनों के लिए इक्वली रहेगा, दोनों ही अपने साथ लेकर चलेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने बाईलैंग्वेज में ऐड किए हैं। पहले आप इन क्वेश्चन को बाईलैंग्वेज पढ़ लेंगे, आपकी जो लैंग्वेज है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता है, तो उसका नया लाभ क्या होगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। उम्मीद करूंगा सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आप चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, अपने मेरे साथ आंसर भी मैच कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और जिनको मैथ नहीं आता वो इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं। राइट, तो देखिएगा यहाँ पे। अब अगर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इसके लिए, सबसे पहला बेसिक, कि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट पर। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंट होता है 100 प्लस प्रॉफिट। और इसी के साथ अगर आपको लॉस दे रखा है या फिर आपको डिस्काउंट दे रखा है तो ये 100 माइनस होता है। ठीक है, क्या ये सबको याद रहेगा। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो पहली लाइन में बोला है कि 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। अब 20% की छूट पर बेचेगा तो उसको 80 में बेच सकता है भाई। समझ में आ रहा है क्या सबको इतना, क्योंकि जो छूट होगा वो आपका 100 माइनस लॉस होगा। ठीक है भाई, 80% की बेच रहा है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 160 मिल रहा है, क्योंकि लाभ जो है वो कितना है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। अगर वो उसको 40% की छूट पर बेचे, यानी कि उसको 60 में बेचे, कितने में भाई, 60 में, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो उसको कितने का नया लाभ होगा ये आपको बताना है यहाँ पे x की वैल्यू। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो x आएगा वो आपका 100 प्लस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की ही वैल्यू बतानी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको ऐसे स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेनी है और फिर आपको सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 60 गुणा 160, नीचे आपका बनेगा भाई 80 इंटू एक्स, है ना। तो कैंसिल करो, 80 दूनी 160, 60 दूनी कितने होंगे भाई, 120 होंगे। ठीक है, अब इस 120 के अंदर क्या है आपका, 100 प्लस प्रॉफिट है, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 100 माइनस कर दोगे तो आपका लाभ कितना आएगा, नया 20% जो है आपको नया लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सबको समझ में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। आपको क्वेश्चन रीड करना है बाईलैंग्वेज में, मैं हिंदी में रीड करूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूं। एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो उम्मीद करूंगा सभी ने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो देखो भाई, परीक्षा में अधिकतम अंक यानी कि आपको पूछा है 100% की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसके आए हैं 45% अंक। ठीक है, और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसके 40 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता भाई पूरा पूरा। क्या ये सबको समझ में आया है ना। और यहां पर आपको जो पासिंग मार्क्स दे रखा है वो आपको दे रखा है भाई 55%। ठीक है, तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, और ये दोनों एक दूसरे के आपको बराबर कर देने हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो 55 में से 45 कैंसिल हो जाएगा इधर आके, तो यहाँ पे 10% बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 40, है ना। अब देखो 0 से 0 कट गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 4। आपको पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100 को इससे गुणा कर देंगे 4 को, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। भाई क्या सबको समझ में आया है इतना? और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में स्टेटमेंट चेंज कर करके, तो ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे, थर्ड, फटाफट से पढ़िएगा बाईलैंग्वेज में, मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है। कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो देखो भाई, जो निर्मित है वो किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में कर रही है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि निर्मित जो है वो कुल कार्य कितने दिन में कर रही है। तो देखो कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 निमे 18, 3 इधर जाके 9 में गुणा हो जाएगा, तो 9 तिया कितने होते हैं 27 होते हैं। तो निर्मित जो है वो पूरा काम 27 दिन में कर रही है। अब जो कशिश है उसकी क्षमता निर्मित से 2 गुनी है। अगर उसकी क्षमता 2 गुनी है तो वो काम भी उससे 2 गुना जल्दी कर लेगी भाई, है ना। तो कशिश उस कार्य को कितने दिन में करेगी? उससे 2 गुना जल्दी कर लेगी, यानी कि 27/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इतनी जल्दी वो इस कार्य को कर लेगी, ठीक है भाई। उससे आधे समय में वो काम को कर लेगी क्योंकि उसकी क्षमता 2 गुनी है। तो आधा यानी कि हमने 2 से भाग कर दिया, और ये जो है कशिश का आ गया। कशिश इस कार्य को 27/2 दिन में पूरा करेगी। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आया है ना? चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने इस तरह से है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19, 11 और 13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना है? और देखिएगा ये आपका एडवांस मैथ तो है, बट ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे का प्रीवियस ईयर का है, तो इसको देखेंगे कैसे सोल्व करना है। तो देखो पहले घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका L गुणा B गुणा H। क्या सबको पता है? राइट। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कैसे सोल्व करेंगे कि जो हमको L, B और H ये हमको दे रखा है 19, रेशो में 11, रेशो में 13। अब बोला है कि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये लंबाई का रेशो है, ये ऊंचाई का रेशो है। इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है भाई? 6 है ना। रेशो में 6 है, और वैसे कितने का अंतर है? 30 का हमको अंतर दे रखा है। दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30। अब एक की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 5। अब 5 को हम इन तीनों से गुणा कर देंगे तो हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं भाई गुणा। 19 पंजे कितना हो गया? 95 हो गया। 11 पंजे कितना हो गया? 55 हो गया। और 13 पंजे कितना हो गया? 65 हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है भाई? इतना सबको दिख रहा होगा। एक मिनट, ये हो गया 55 और ये हो गया आपका 65। अब आपको आयतन निकालना, यानी कि L गुणा B गुणा H, इन तीनों को आपको गुणा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है? इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है। अब कुछ लोगों को ये बहुत लेंथी लगेगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे कि आप ऑप्शन से कर लोगे। आप सभी को दिखाई दे रहा है कि सभी के लास्ट में 5 है। अब 5 को अगर मैं आपस में गुणा करूंगा तो इन सभी का लास्ट का डिजिट कितना आएगा भाई? 5 ही आएगा, है ना। 25 पंजे 25, 25 पंजे 125, लास्ट में आपका जो यूनिट डिजिट है वो 5 आएगा। तो आपको दिख रहा सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो आपका आंसर यही होगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आप एग्जाम में ऐसे भी अप्रोच लगा के क्वेश्चन आपको करने होंगे। जरूरी नहीं कि आपको पूरा मल्टीप्लाई ही करना होगा, आप ऐसे ही थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैच करो। खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु कितनी है?
तो देखो भाई सिंपल सा प्रश्न है कि एक खिलाड़ी वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहां पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर आपको इंग्लिश में दे रखा है 12 प्लेयर वाले, ठीक है। तो यानी कि आपके 12 खिलाड़ियों के एक दल है जिनकी औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे 12 खिलाड़ी हैं पहले। तो यहां पर देखो कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे कि 12 खिलाड़ी हैं टोटल जिनकी औसत आयु 23 वर्ष है। यदि मैं 12 को 23 से गुणा कर दूं तो ये 12 की 12 जो खिलाड़ी है ना, इनकी टोटल आयु आ जाएगी, ठीक है भाई। तो गुणा कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा कि आपको बिना गुणा करे भी आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 12 गुणा 23 है, तो मैं कर लेता हूं 23 गुणा 12, ठीक है। तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा 276। तो 12 को 23 से गुणा करने पे हमारा कितना आएगा भाई 276 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 276 लिख लिया, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि एक प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली गई। तो पहले 12 खिलाड़ी थे, इसके अंदर एक प्रशिक्षक की आयु आ जाएगी, तो खिलाड़ी हो जाएंगे 13। औसत आयु इनकी 2 वर्ष बढ़ गई है ना, तो पहले औसत आयु थी 23 वर्ष, अब कितनी हो जाएगी भाई 25 वर्ष हो जाएगी। तो इनको भी आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा यहाँ पे आपका 325। अब देखो यहां पर है 13 खिलाड़ी टोटल, 13 खिलाड़ी है और इसके अंदर एक प्रशिक्षक भी है, और यहाँ पे पूरे की पूरी 12 की 12 खिलाड़ी हैं। यदि मैं 325 में से 276 घटा दूं तो हमारे पास प्रशिक्षक की आयु आ जाएगी, है ना, क्योंकि 12 इसमें भी हैं 12 इसमें भी हैं, इसके अंदर एक फालतू है। तो सीधी सी बात है 325 में से मेरे को क्या घटाना है 276 को माइनस करना है। तो 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 49 वर्ष जो है वो प्रशिक्षक की आयु आ जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा। अब देखो आप गुणा करने से भी बच सकते थे और इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। तो बने रहिएगा वीडियो में। अब देखो ये आपको करना कैसे है, आपको यहां पे यूनिट डिजिट का खेल सारा देखना है। कौन सा खेल देखना है, यूनिट डिजिट से आपको आंसर निकाल लेना है कि अगर मैं 12 को 23 से गुणा करूंगा 2 तिया 6, तो मुझे पता है मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 6 आने वाला है, ठीक है ना भाई। अगली लाइन में बोल रहा है कि एक खिलाड़ी प्रशिक्षक की आयु शामिल कर ली गई तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई यानी कि 25 हो गई। अगर मैं 13 को 25 से गुणा करूं तो 5 तिया 15, है ना। यूनिट डिजिट देखो आप, यूनिट डिजिट मेरा इसमें भी इकाई का अंक 5 आएगा। क्या समझ में आया है। अब देखो आपको पता है आपको नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है ना। अब 5 में से आपको इससे पहले कोई ना कोई संख्या होगी और इससे पहले कोई ना कोई संख्या होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको 6 वाली संख्या माइनस कर देनी है, ऊपर वाले में से नीचे माइनस कर देना है। तो यहां से हासिल लेंगे, 15 में से 6 गए, कितना बच गया 9 बच गया। समझ में आ रहा है ना। और जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा करके देखिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, आप यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। तो दोनों लैंग्वेज में आपको सोल्व करना है। एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि जो क्रय मूल्य है वो 100% की वैल्यू होती है, क्योंकि यदि हम किसी वस्तु को बेचेंगे तभी हमको लाभ या हानि होगा। यदि हम बेचेंगे नहीं तो वो 100% की ही वैल्यू रहेगी। तो ये क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब देखो किसी वस्तु का मूल्य कितना है भाई 100% हमने क्रय मूल्य माना हुआ है। बोला है कि वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमिक लाभ हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि 30 और 20 को पहले 50 लिख लो फिर 50% का इसमें प्रॉफिट जोड़ दो ना। क्रमिक लाभ हुए हैं यानी कि पहले 30 का लाभ हुआ है तो ये 130 हो जाएगा। समझ में आया है भाई। 100 में अगर 30 का लाभ होगा तो ये 130 बन जाएगा।
फिर 130 में 20% का आपको लाभ जोड़ना है। अब 130 का 20% होता है 26। उम्मीद करूंगा प्रतिशत आपको निकालना आता होगा। 26 आप इसमें जोड़ दो भाई, तो कितना बनेगा यहाँ पे 156 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनली 156 हो गया। 156 में उसने बेच दी है। 2 क्रमिक लाभों के बाद उसने वो चीज़ 156 रुपये में बेची है। और प्रश्न में आपको कितने में बेची है भाई, वो बेची है आपको 312,000 इतने में बेची है, 31,1200 रुपये में। कैंसिल कर दो, 156 एक में 156 और 156 दूनी 312, यहाँ पे आ गया 200। तो 1% की वैल्यू कितनी है आपके सामने, 200 है भाई। हमको क्रय मूल्य निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सबको समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी प्रैक्टिस क्लास चलेगी, ये प्रैक्टिस क्लास ही मैं आपको करवाऊंगा। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, सूची मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो भाई, ऐसा प्रश्न यदि आपके सामने एग्जाम में आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन सिर्फ आपका आधे सेकंड का होगा कि MP अपॉन CP कि जो MP होगा वो आपका, यहां पे आप CP अपॉन MP कर दो, ठीक है, CP बटे में MP कि जो आपका CP होगा वो आपका क्या होगा भाई, 100 माइनस लॉस होगा, और MP जो होगा वो आपका 100 प्लस प्रॉफिट होगा। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए। ये पर्टिकुलर प्रश्न ऐसा है जिसके लिए आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CP, यहाँ पर मैंने लिख दिया MP, ठीक है ना भाई। डायरेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे कि CP जो है वो 100 माइनस लॉस है, तो 10% की छूट दी गई है, तो यहाँ पे इसको हम 90 लिख सकते हैं, ठीक है। और MP में क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो आप 120 लिख सकते हैं। क्या सबको समझ में आया है? आपको ऐसे ही करना है, ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट अप्रोच लगेगी ये वाली। अब देखो, हमको क्रय मूल्य कितना दे रखा था भाई, 900 दे रखा था, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य हमको 90 है और प्रश्न में हमको 900 दे रखा है, तो दोनों बराबर होगा एक दूसरे के। 0 से आपकी 0 कट गई, 9 दहा कितने होते हैं, 90 होते हैं। अब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। हमको सूची मूल्य बताना है और MP की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी है, 120 है। तो सीधी सी बात है भाई, इस 10 को 120 में गुणा कर दो, आपका यहां से राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1200 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सबको समझ में आया है? इस प्रश्न को आपको ऐसे सॉल्व करना है। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि आपको अंकित मूल्य देता है, बोलता है क्रय मूल्य निकालो, तो भी आपको ये ट्रिक लगानी है, ठीक है। कई बार बोलता है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो भी आपको ये ट्रिक लगानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो भाई ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, और ये बोनस प्रश्न होते हैं, सभी को आते हैं। तो देखोगे आपको कैसे करना है। ऐसे प्रश्न में इन दोनों का ले लेना है आपको अंतर, डायरेक्ट करूंगा मैं, जो कि आ गया 7, और जो विक्रय मूल्य के बराबर बोला है वो ही वैल्यू आपको हमेशा अपॉन में लेनी है, और प्रतिशत के लिए आपको गुणा 100 कर देना है। बस समझ में आया? इन दोनों का आपको अंतर लेना है, जो विक्रय मूल्य वाली वैल्यू दे रखी है उसको आपको अपॉन में ले लेना है और गुणा में आपको 100 कर देना है। 7 या 21, तो 100/3 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे सोल्व करने के बाद 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझाने का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से देखेंगे। 9 है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा? तो देखिएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन होता है उसमें अगर धारा के साथ जाएगी तो यहाँ पे नाव की चाल और बोट की जो चाल है और आपकी जो स्ट्रीम की चाल है, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है।
ध्यान रखना, यदि आपकी नाव धारा की गति में ही जा रही है तो दोनों की गति जो है आपस में जुड़ जाती है। और आपको समय पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दे रखा है 100 किलोमीटर, स्पीड देखिए दोनों की जुड़ेगी, 20 किलोमीटर यहाँ पे है, 5 किलोमीटर यहाँ पे है, टोटल 25 हो गया ना, और भाग कर दो, 25 चौके 100 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। यदि स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती तो माइनस होती, धारा की दिशा में है यानी कि एक ही दिशा में है तो प्लस होगी, और जो ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर इतना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन फटाफट से कि मान लीजिए कोई धन आपके पास 1 है, अगर वो 2 गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, उसके अंदर ब्याज कितना लग गया फिर 1, क्योंकि 1 का अंतर है, 1 ब्याज जुड़ा है और वो धन 2 हो गया है। क्या सबको समझ में आ गया इतना चीज? अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से इसको। यहां पर देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमने 1 माना था, साधारण ब्याज 1 बट गुणा 100 करेंगे तो 100 लिख लेता हूं इसको डायरेक्ट। प्रिंसिपल भी हमने 1 माना था 1, समय हमारा था 8 वर्ष, 8 से भाग कर दो। सोल्व करने के बाद क्या आएगा आपका 12.5 सही 1/2 है ना, 12.5% आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी 12.5% जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस ये थे आज के 10 प्रश्न। उम्मीद करूंगा सेशन हेल्पफुल लगा होगा। सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।